देखिए अपन इसमें कोणीय संवेग को पढ़ रहे थे, कोणीय संवेग को जान रहे थे, जिसमें अपन ने कोणीय संवेग की जो डेफिनेशन थी वो अपन ने समझ ली थी और उसके लिए एक फॉर्मूला भी जान लिया था। ये फॉर्मूला अपने पास आ गया था कि कोणीय संवेग जे वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। फिर इसको आप लिख सकते थे इसी प्रकार से, जे इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा एन के। इस जे की दिशा आर और पी के लंबवत। अब देखिए, अब इसी फॉर्मूले पर आधारित अपन स्थितियां देखें। अगर मैं स्थिति ये देखता हूं कि थीटा का मान 0 डिग्री या 180 डिग्री हो, तो ऐसी स्थिति अगर आप जानते हो साइन थीटा का मान क्या होगा 0, क्योंकि साइन 0 इज इक्वल टू 0, तो कोणीय संवेग का मान भी क्या होगा 0 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री या 180 डिग्री हो तो साइन थीटा इज इक्वल टू भी क्या होगा 0 होगा। साइन थीटा इज इक्वल टू 0, इसलिए j इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अर्थात यूं कह सकते हैं अपन, अर्थात जब रेखीय संवेग, अर्थात जब रेखीय संवेग की क्रिया रेखा, अर्थात जब रेखीय संवेग की क्रिया रेखा घूर्णन अक्ष, अर्थात जब रेखीय संवेग की क्रिया रेखा घूर्णन अक्ष से गुजरती है, क्रिया रेखा घूर्णन अक्ष से गुजरती है, तो अर्थात जब रेखीय संवेग की क्रिया रेखा घूर्णन अक्ष से गुजरती है तो कोणीय संवेग का मान 0 होता है। गुजरती है तो कोणीय संवेग का मान 0 होता है। अर्थात जब रेखीय संवेग की क्रिया रेखा घूर्णन अक्ष से गुजरती है तो कोणीय संवेग का मान क्या होता है 0 होता है। अब अपन इसका सेकंड केस देखें कि जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो तो आप जानेंगे उस स्थिति के अंदर साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1 होगा, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। अब देखिएगा, इसलिए j इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू 1 हो गई तो j इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास फॉर्मूला rp, और आप जानते हैं r को तो r रहने दें, p का मीन्स क्या है mv, यानी कि mvr। ये कोणीय संवेग की वैल्यू मेरे पास आ गई और ये जो वैल्यू है मेरे पास ये है मैक्सिमम। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि जब क्रिया रेखा घूर्णन अक्ष के लंबवत होती है, जब रेखीय संवेग की क्रिया रेखा घूर्णन अक्ष के क्या होती है लंबवत होती है, तो कोणीय संवेग का मान क्या होता है, यूं कह सकता हूं जब रेखीय संवेग की क्रिया रेखा घूर्णन अक्ष के लंबवत होती है तो कोणीय संवेग का मान मैक्सिमम होता है, अधिकतम मान होता है। तो आप यूं कह सकते हैं अतः या अर्थात जब r वेक्टर व p वेक्टर, r वेक्टर व p वेक्टर, ध्यान रखना मैं रेखीय संवेग को स्मॉल p से दर्शा रहा हूं क्योंकि कैपिटल P से अपन शक्ति को रिप्रेजेंट करेंगे। अर्थात जब r वेक्टर व p वेक्टर परस्पर लंबवत हो तो, परस्पर लंबवत हो तो कोणीय संवेग का मान अधिकतम होता है, हो तो कोणीय संवेग का मान तो कोणीय संवेग का मान अधिकतम होता है। अब देखिएगा
और ध्यान रहे यहाँ एक पॉइंट और मैं लिख सकता हूँ कि आर क्रॉस पी और जे वेक्टर की दिशा समान होती है, यानी जे वेक्टर इज इक्वल टू आर क्रॉस क्या हो गया, पी हो गया। अब यहाँ पर एक पॉइंट और लिख लें कि जो जे वेक्टर है कोणीय संवेग है, इसका एस आई जो मात्रक है वो क्या होगा, उसकी चर्चा करो। देखो अगर आप इस फॉर्मूले से देखते हैं तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इंटू मीटर, यानी इसका जो मात्रक बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो देखो यही लिख देता हूं मैं, कोणीय संवेग का एस आई मात्रक, कोणीय संवेग का एस आई मात्रक। नंबर फर्स्ट, इस फॉर्मूले से अगर मैं देखता हूं तो देखिए ये बनता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, एंड नंबर सेकेंड की अगर मैं बात करूं तो एक मात्रक और होता है इसका, वो बनता है जूल इनटू सेकेंड। ध्यान रहे जूल इनटू सेकेंड प्लांक नियतांक का भी मात्रक है, यानी कि प्लांक नियतांक का मात्रक और कोणीय संवेग का मात्रक क्या है, एक समान, यानी इसकी विमा और मात्रक दोनों क्या है, प्लांक नियतांक के समान हो गए। तो ये पॉइंट अपन नोट कर लेते हैं कि कोणीय संवेग, कोणीय संवेग एवं प्लांक नियतांक, कोणीय संवेग एवं प्लांक नियतांक, ये आप विशेष याद रखिएगा भाई। अब प्लांक नियतांक है क्या, आपने अगर केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला 11th का अगर चैप्टर पढ़ा हो कि 12th में तो आप प्लांक नियतांक के बारे में खूब अच्छे से पढ़ेंगे, तो आपको अच्छे से ध्यान होगा बोर की द्वितीय परिकल्पना, यानी कि MVR इज इक्वल टू NH अपॉन में 2 पाई होता है, जिसे बोर का क्वांटम प्रतिबंध भी कहते हैं। द्वितीय परिकल्पना ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग यानी MVR H अपॉन में 2 पाई का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। तो आप गौर करें ये कोणीय संवेग है, यहाँ n तो कक्ष क्रमांक है यानी कक्ष का नंबर है, 2 पाई कांस्टेंट है, h अर्थात इसकी और इसकी विमा क्या है, एक समान है। तो आप यूं कह सकते हैं कोणीय संवेग एवं प्लांक नियतांक की विमाएं तथा मात्रक समान होते हैं। कोणीय संवेग एवं प्लांक नियतांक h के मात्रक एवं विमाएं, मात्रक एवं विमाएं समान होती हैं, ध्यान रखना। तो यहां अपन ने इसके मात्रक और विमा की बात कर ली। अब देखिएगा घूर्णन गति में जे वेक्टर जो है यानी कोणीय संवेग है, इसका वही महत्व होता है या वही स्थान होता है जो कि स्थानांतरण गति के अंदर किसका होता है, रेखीय संवेग का होता है। घूर्णन गति में कोणीय संवेग का वही महत्व है, वही महत्व है जो कि स्थानांतरण गति में, जो कि स्थानांतरण गति में रेखीय संवेग का होता है। घूर्णन गति में कोणीय संवेग का वही महत्व है जो कि स्थानांतरण गति में रेखीय संवेग का होता है। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा। अब देखें, अब अपन ने ये तो देख लिया, अब इसको अगर कोणीय संवेग को अपन घटकों के रूप में भी ले सकते हैं। घटकों के रूप में कैसे, यानी जे वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर है, तो अपन आर को उसके कार्तीय निर्देशांक में ले लें, पी को भी कार्तीय निर्देशांक ले लें, जैसा कि अपन ने पिछले लेक्चर के अंदर बल आघूर्ण को लिया था, ठीक उसी प्रकार से अपन इसे भी ले लेते हैं। देखिए क्या इसकी वैल्यूज आती हैं, जरा उसको चेक अपन कर लेते हैं।
देखिएगा, अगर मैं कोणीय संवेग को कंपोनेंट्स के रूप में लूं तो ये क्या और कैसे आएगा। देखिएगा, यदि r वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, वे स्मॉल p वेक्टर यानी कि रेखीय संवेग p वेक्टर इज इक्वल टू पी एक्स आई कैप पी वाई जे कैप पी जेड के कैप हो तो, यानी इसे मैं कंपोनेंट्स के रूप में ले रहा हूं, हो तो जे वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर से। देखिए भाई, इससे अगर आप देखें कि यदि आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस वाई जे के प्लस जेड के और स्मॉल पी वेक्टर इज इक्वल टू पी एक्स आई के प्लस पी वाई जे के प्लस पी जेड के हो तो जे वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर से। देखो, आर की वैल्यू एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप क्रॉस पी एक्स आई कैप पी वाई जे कैप पी जेड के कैप। अब इसे आप मैट्रिक्स से सोल्व करें तो ये आपके लिए बहुत आसान तरीके से सोल्व होगा। मैट्रिक्स यानी सदिश गुणनफल आपने सीख ही लिया है, तो देखिएगा कैसे लिखेंगे आप इसे, आई कैप जे कैप के कैप। अब पहले आर को लेना है आपको, तो यहाँ हो जाएगा ये एक्स वाई एंड जेड, फिर आएगा P, तो पी एक्स पी वाई और ये पी जेड। अब देखिएगा, इसे जब आप सोल्व करते हैं तब देखो, मैं इसे डायरेक्ट ही कर देता हूँ, आई कैप, इसको आप छुपा लीजिए, वाई पी जेड, वाई का पी जेड से माइनस जेड पी वाई प्लस जे कैप में आप इसे उल्टा कर दीजिए, जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड प्लस के कैप के लिए एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। ये अपने पास इक्वेशन ये बन के आएगी। अगर ऐसी इक्वेशन बन के आ रही है तो देखो, इसलिए जे एक्स वेक्टर अगर मैं देखूं तो ये वैल्यू मेरे पास आ रही है आई कैप वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। जे वाई वेक्टर इज इक्वल टू अगर मैं देखूं तो ये आ रहा है मेरे पास जे कैप जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड एंड जे जेड वेक्टर इज इक्वल टू अगर मैं देखूं ये आएगा के कैप एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। ये मेरे पास इक्वेशन इस फॉर्मेट के अंदर यहाँ आ रही है। आप इसके आंसर को चेक कर सकते हैं, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। ये कंपोनेंट्स के रूप में अपन ने इसमें जे का यानी कोणीय संवेग का मान भी अपन ने इसमें क्या कर लिया है, ज्ञात कर लिया है। यानी ये तो मेरे पास स्टेप बन गई है जे एक्स, ये वाली तो ये हो गई है जे वाई, और ये हो गई है मेरे पास जे जेड, तीनों अपने पास आ गए। तो देखिए अपन ने कोणीय संवेग पूरा कर लिया, बल आघूर्ण भी अपन पढ़ चुके। अब अपन इनमें संबंध निकाल लेते हैं कि बल आघूर्ण और कोणीय संवेग के मध्य क्या रिलेशन है, इनके मध्य क्या संबंध है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है बल आघूर्ण टो वेक्टर वे कोणीय संवेग जे वेक्टर के मध्य संबंध। देखिएगा क्या इनके मध्य रिलेशन आएगा वो अपन देखते हैं।
बल आघूर्ण टो वेक्टर वे कोणीय संवेग, वे कोणीय संवेग जे वेक्टर के मध्य संबंध, यानी कि मैं कह सकता हूं रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। देखिए अब इनमें संबंध अपन कैसे देखेंगे। अपन क्या जानते हैं, चूंकि कोणीय संवेग जे वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर होता है। चूंकि कोणीय संवेग जे वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर होता है। इस समीकरण का आप क्या करें, टी के सापेक्ष अवकलन कर दें इसके दोनों पक्षों का। तो आप यो कह सकते हैं उपरोक्त समीकरण के दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, अगर इसका दोनों पक्षों के इसके दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं तब देखिएगा डी जे वेक्टर अपॉन में डी टी इज इक्वल टू डी अपॉन में डी टी आर वेक्टर क्रॉस स्मॉल वेक्टर। जब वही वापस से वही स्थिति, अगर इस तरह से गुणा के रूप में अपने पास राशि आ रही है क्रॉस के रूप में और उसका आपको अवकलन करना होता है तो इसका तरीका एक को नियत मानते हुए दूसरी राशि का अवकलन करना है, बीच में प्लस का निशान लगाना है। तो देखिए इसका भी अपन अवकलन करें तो ये समीकरण इस तरह से आएगी मेरे पास, डी जे वेक्टर अपॉन में डी टी। पहले मैं इसमें पी को नियत कर लेता हूं तो ये हो जाएगा डी आर वेक्टर अपॉन में डी टी क्रॉस पी वेक्टर, बीच में प्लस का निशान लग जाएगा। फिर उसके बाद फिर मैं इसके अंदर क्या करता हूं, आर को नियत कर लेता हूं क्रॉस डी पी वेक्टर अपॉन में डी टी। अब देखें आप आगे की स्टेप्स क्या आती हैं। चूंकि डी आर वेक्टर अपॉन में डी टी इज इक्वल टू वी वेक्टर एंड डी पी वेक्टर अपॉन में डी टी इज इक्वल टू क्या होता है, एफ वेक्टर। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, बल के बराबर होती है। तो देखिए इसलिए डी जे वेक्टर अपॉन में डी टी इज इक्वल टू ये हो गया है वी वेक्टर क्रॉस स्मॉल पी वेक्टर प्लस स्मॉल आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। फिर से देखिएगा चूंकि पी वेक्टर इज इक्वल टू एम वी वेक्टर एंड यहां तो आगे एंड आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर इज इक्वल टू टो वेक्टर। ये अपन पढ़ ही चुके हैं। अगर ऐसा है तो इसके आगे की स्टेप्स को भाई मैं इस साइड में यहां ले रहा हूं। तो देखो चूंकि पी वेक्टर इज इक्वल टू एम वी वेक्टर एंड आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर इज इक्वल टू टो वेक्टर, देयरफॉर डी जे वेक्टर अपॉन में डी टी इज इक्वल टू वी वेक्टर क्रॉस एम वी वेक्टर प्लस टो वेक्टर। फिर गौर कीजिएगा चूंकि v वेक्टर क्रॉस v वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो, तुल्य सदिशों का सदिश गुणनफल सदैव शून्य, इसलिए dj वेक्टर अपॉन में dt इज इक्वल टू टो वेक्टर। ये लो, तो एक अपने पास ये कॉन्सेप्ट अपने आप ही आ गया कि रिजल्ट ये आ गया कि अतः कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर
आरोपित बल आघूर्ण के क्या होती है, बराबर होती है। जो बल आघूर्ण लग रहा है उसके क्या है, बराबर होती है। और यही न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के तुल्य कथन है, क्योंकि न्यूटन गति का द्वितीय नियम क्या कहता है कि रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बाह्य बल के क्या होती है, बराबर होती है। तो अपन यहां इस कॉन्सेप्ट के आगे लिख सकते हैं, अतः कोणीय संवेग में, अतः कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर अतः कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल आघूर्ण के दर आरोपित बल आघूर्ण के बराबर होती है। अतः कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल आघूर्ण के क्या होती है, बराबर होती है। यह नियम रेखीय गति के न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के क्या है, तुल्य है। यह नियम स्थानांतरण गति, या कह सकते हैं आप रेखीय गति, यह नियम स्थानांतरण गति के लिए यह नियम स्थानांतरण गति के लिए न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के तुल्य है। न्यूटन की गति के क्या है, द्वितीय नियम के तुल्य है। अब देखो न्यूटन गति का द्वितीय नियम क्या है वो अपन ने जान लिया, इसे एक बार फिर से लिख लेंगे। यहाँ एक बार आप इसे नोट करें, इससे आगे के बातें मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए तो मैंने लिख दिया न्यूटन गति के द्वितीय नियम के तुल्य है। अब देखो न्यूटन के गति के द्वितीय नियमानुसार, उससे आगे का लिख रहे हैं अपन, न्यूटन के गति के द्वितीय नियमानुसार, अगर न्यूटन गति के द्वितीय नियम से देखें तो देखिएगा F वेक्टर इज इक्वल टू, यानी कि जो बल होता है बाह्य बल, वो रेखीय संवेग के परिवर्तन की दर, रेखीय संवेग के परिवर्तन की दर, यानी जिसे मैं कह सकता हूं dp वेक्टर अपॉन में dt, इसके क्या होती है, इक्वल होती है। F वेक्टर इज इक्वल टू, अब देखिएगा इस प्रकार अपन यो कह सकते हैं, इस प्रकार ये बात प्रूफ हो गई कि इस प्रकार घूर्णी गति में बल आघूर्ण, इस प्रकार घूर्णी गति में बल आघूर्ण टो वेक्टर वे कोणीय संवेग जे वेक्टर वे कोणीय संवेग जे वेक्टर रेखीय गति के लिए क्रमशः है, रेखीय गति
या स्थानांतरण गति भी कह सकते हैं। जे वेक्टर रेखीय गति के लिए क्रमशः है बल F वेक्टर, क्रमशः है बल F वेक्टर वे रेखीय संवेग P वेक्टर, वे रेखीय संवेग P वेक्टर के अनुरूप होते हैं। रेखीय संवेग P वेक्टर के क्या होते हैं, अनुरूप होते हैं। तो देखो यहां अपन ने कोणीय संवेग और बल आघूर्ण के मध्य संबंध अपन ने देख लिया है। अब अपन बातें करेंगे कणों के निकाय का बल आघूर्ण और कोणीय संवेग। यहां अपन ने एक कण या एक पिंड की अपन ने बात की थी, पूरा निकाय हो उसके लिए अगर अपन बात करें तो क्या फॉर्मूला आएगा, किस तरह का आएगा, उसको अब अपन यहां समझेंगे। देखो अब अपन बातें करेंगे अपनी बुक की जो हेडिंग है NCERT बुक की, वो है कणों के निकाय का बल आघूर्ण एवं कोणीय संवेग। कणों के निकाय का बल आघूर्ण एवं कोणीय संवेग। कणों के निकाय का बल आघूर्ण एवं कोणीय संवेग। देखो भाई कि अगर कणों के निकाय का अपन को ज्ञात करना है तो कणों का निकाय कह दो, पिंडों कह दो, किसी भी निकाय का कुल जो कोणीय संवेग होगा वो सभी कणों के कोणीय संवेगों का क्या होगा, सदिश योग होगा। यानी J वेक्टर इज इक्वल टू J1 वेक्टर प्लस J2 वेक्टर प्लस डैश 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 प्लस JN वेक्टर। तो अपन ये कह सकते हैं कणों के निकाय का किसी दिए गए बिंदु के परितः है, कणों के निकाय का किसी दिए गए बिंदु के परितः है, कणों के निकाय का किसी दिए गए बिंदु के परितः है कुल कोणीय संवेग ज्ञात करने हेतु, किसी बिंदु के परितः है कुल कोणीय संवेग ज्ञात करने हेतु, कणों के निकाय का किसी दिए गए बिंदु के परितः कुल कोणीय संवेग ज्ञात करने हेतु एकल कणों के कोणीय संवेगों का सदिश योग करते हैं। ज्ञात करने हेतु एकल कणों के कोणीय संवेगों का, एकल कणों के कोणीय संवेगों का, एकल कणों के कोणीय संवेगों का सदिश योग करते हैं। ज्ञात करने हेतु एकल कणों के कोणीय संवेगों का सदिश योग करते हैं। अब देखिएगा अर्थात अपन यो कह सकते हैं योग करते हैं, अर्थात यानी कुल कोणीय संवेग अगर मैं J वेक्टर लूं तो ये हो जाएगा J1 वेक्टर प्लस J2 वेक्टर डैश डैश प्लस JN वेक्टर। ये इक्वेशन आएगी जिसे अपन शॉर्ट में यो भी लिख सकते हैं। देखो J वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा या समेशन I इज इक्वल टू 1 अप टू n
जे इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 अप टू n आई ऑफ जे या जे ऑफ आई, यूं कह देंगे अपन, जे ऑफ आई, इस तरह भी अपन लिख सकते हैं। यानी जे वेक्टर इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 अप टू n जे ऑफ आई। अब देखिएगा, या इसे आप ऐसे थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जे वेक्टर इज इक्वल टू समेशन, क्योंकि आप जानते हो जे का मीन्स है आर ऑफ आई क्रॉस पी ऑफ आई। इस तरह से भी आप इसे लिख सकते हैं। ये लो है, ये कणों के निकाय के लिए कंप्लीट के लिए वैल्यू आ गई है। अगर मैं इस इक्वेशन का टी के सापेक्ष अवकलन कर दूं तो मेरे पास बल आघूर्ण के फॉर्मेट में भी राशि आ जाएगी। देखो कैसे, मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं, डीजे वेक्टर अपॉन में dt, गौर कीजिएगा, डीजे वेक्टर अपॉन में dt इज इक्वल टू डी अपॉन में dt समेशन ऑफ या समेशन जे ऑफ आई। या इसे अपन थोड़ा सा आगे और बढ़ा सकते हैं। किस तरह से बढ़ा सकते हैं वो देखिएगा। यहां मैं इसे कह सकता हूं समेशन डी जे ऑफ आई अपॉन में डी टी। बात एक ही, और ये अपन जानते हैं ये क्या होगा, टो ऑफ आई बन जाएगा। क्या बन जाएगा, टो ऑफ आई, क्योंकि आई के लिए अपन लिया है। तो देखो यहां मैं कह सकता हूं कि यहां ये क्या है, यहां टो वेक्टर ऑफ आई, यहां टो वेक्टर ऑफ आई ये है आई वे कण पर प्रभावी बल आघूर्ण, आई वे कण पर प्रभावी बल आघूर्ण। आई वे कण पर क्या है, ये प्रभावी बल आघूर्ण है, प्रभावी बल आघूर्ण है। अब देखिएगा, अब इसी को अपन आगे और बढ़ा रहे हैं। इससे आगे के पार्ट को मैं इस साइड में लिख रहा हूं, तो मैं इसमें इस प्रकार से कह सकता हूं, टो वेक्टर ऑफ आई इज इक्वल टू, ये तो अपन जानते हैं, आर ऑफ आई वेक्टर क्रॉस एफ ऑफ आई वेक्टर, एफ वेक्टर ऑफ आई, ये भी अपन ने इसमें ले लिया है। अब देखो, चूंकि बल आघूर्ण कण पर लगने वाले आंतरिक बलों, कुल जो बल आघूर्ण होगा वो कण पर लगने वाले कुल आंतरिक बलों और बाह्य बलों का क्या होता है, योग होता है, या उनके तुल्य होता है। कि उसका अगर योग है तो अपन कैसे कह सकते हैं, चूंकि कुल बल आघूर्ण, आप कह दीजिए चूंकि कुल बल आघूर्ण, चूंकि कुल बल आघूर्ण कण पर लगने वाले, चूंकि कुल बल आघूर्ण कण पर लगने वाले, चूंकि कुल बल आघूर्ण कण पर लगने वाले, कण पर लगने वाले आंतरिक बलों, कण पर लगने वाले आंतरिक बलों यानी कि एफ इंटरनल कह देता हूं, एफ वेक्टर इंटरनल, इसे मैं कह सकता हूं कण पर लगने वाले आंतरिक बलों यानी एफ वेक्टर इंटरनल, वे बाह्य बलों यानी कि एफ वेक्टर एक्सटर्नल का योग होता है, चूंकि कुल बल आघूर्ण कण पर लगने वाले आंतरिक बलों वे बाह्य बलों का क्या होता है, योग होता है। इसलिए अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं, यानी कि इसलिए टो वेक्टर इज इक्वल टू टो इंटरनल वेक्टर प्लस
टो वेक्टर एक्सटर्नल। यहां मेरे पास कुल बल आघूर्ण आ गया है टो वेक्टर इज इक्वल टू टो इंटरनल प्लस टो वेक्टर एक्सटर्नल। अब जरा इस पे गौर कीजिएगा, मैं यहां पर इसी पद को इस तरह से और बढ़ा सकता हूं, देखो कैसे। चूंकि अगर मैं इसमें टो इंटरनल की बात करूं, चूंकि टो वेक्टर इंटरनल, तो यहां किस प्रकार लिखा जाएगा भाई? टो इंटरनल को मैं किस तरह से लिखता हूं? बल आघूर्ण का मैंने फॉर्मूला यहां लिख ही रखा है, आर क्रॉस एफ होता है। तो यानी कि मैं इसे इस प्रकार कह सकता हूं, समेशन ऑफ आर ऑफ आई वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर टो वेक्टर इंटरनल इज इक्वल टू समेशन ऑफ आर ऑफ आई वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। लेकिन एफ वेक्टर कौन सा आएगा? इंटरनल आएगा। एंड टो वेक्टर एक्सटर्नल इज इक्वल टू समेशन ऑफ आर ऑफ आई वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर एक्सटर्नल। यहां ये भी इसकी क्या है? वैल्यू है। अब एक बात ध्यान देने की है, यहां बात ये देने की है, न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अनुसार किसी भी निकाय के लिए आंतरिक बलों का योग सदैव क्या होता है? शून्य होता है, क्योंकि दोनों बल एक दूसरे के परिमाण में बराबर और दिशा में परस्पर क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। तो एक बार आप इसे नोट कीजिए, इससे आगे के पार्ट को फिर अपन इधर नोट करेंगे ताकि अपने पास जगह हो जाए। देखिएगा, यहां तक कि मेरे पास इक्वेशन आ गई है, तो यहां लिख देता हूं, न्यूटन के गति के तृतीय नियम अनुसार, न्यूटन के गति के तृतीय नियम से, जो कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, उसके नियम से क्या होता है? आंतरिक बलों का, तृतीय नियम से आंतरिक बलों का निकाय के कुल बल आघूर्ण में, आंतरिक बलों का निकाय के कुल बल आघूर्ण में, निकाय के कुल बल आघूर्ण में, आंतरिक बलों का निकाय के कुल बल आघूर्ण में, कुल बल आघूर्ण में योगदान शून्य होता है, में योगदान शून्य होता है। आंतरिक बलों का निकाय के कुल बल आघूर्ण में योगदान क्या होता है? शून्य होता है, जिससे एफ वेक्टर इंटरनल इज इक्वल टू क्या हो गया है? 0। अगर ऐसा है, इसलिए टो वेक्टर इंटरनल भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी कि बल आघूर्ण 0 हो जाएगा। अतः मैं इसे कह सकता हूं टो वेक्टर इज इक्वल टू, ये 0 हो गया तो केवल क्या बच गया? एक्सटर्नल बच गया। अतः टो वेक्टर इज इक्वल टू टो वेक्टर एक्सटर्नल ही होगा। और अगर टो वेक्टर एक्सटर्नल है तो इसकी वैल्यू भी अपन जान सकते हैं। कैसे जान लेंगे? क्योंकि टो वेक्टर की वैल्यू अपन ले चुके हैं, अभी प्रूफ कर चुके हैं। यह है डीजे वेक्टर अपॉन में डी टी इज इक्वल टू टो वेक्टर एक्सटर्नल। ये लो है, ये मेरे पास इक्वेशन आ गई है। ये इक्वेशन ये कहती है कि कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर बाह्य बल आघूर्ण के क्या होती है? बराबर होती है। तो अपन कह सकते हैं अतः कणों के किसी निकाय के, अतः कणों के किसी निकाय के कुल कोणीय संवेग में, अतः कणों के किसी निकाय के कुल
अतः कणों के किसी निकाय के कुल कोणीय संवेग में समय के अनुसार, कुल कोणीय संवेग में समय के अनुसार होने वाले परिवर्तन की दर, समय के अनुसार होने वाले परिवर्तन दर, उस पर आरोपित बाह्य बल आघूर्णों के सदिश योग के बराबर, उस पर आरोपित बाह्य बल आघूर्णों, उस पर आरोपित बाह्य बल आघूर्णों के सदिश योग के बराबर होता है, उस पर आरोपित बाह्य बल आघूर्णों के सदिश योग के बराबर होता है। ये लो, ये भी अपन ने पूरा कर दिया है कि अगर कणों के निकाय के लिए बल आघूर्ण और कोणीय संवेग पूछा जाए तो अपन इस तरह से उस पॉइंट को कर सकते हैं। अब अपन एक पॉइंट और सिंपल सा इसके साथ जान सकते हैं, वो है कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत है क्या। अब उसको अपन डिस्कस करते हैं, एक बार आप इसे नोट कीजिए। तो कोणीय संवेग का संरक्षण, इस नाम से अपन इसे पढ़ लें, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। उसके बाद फिर अपन इस पर आधारित जो आंकिक उदाहरण दिए हुए हैं उनको अपन सोल्व करेंगे। देखिए भाई, नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं कोणीय संवेग का संरक्षण। कोणीय संवेग का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कोणीय संवेग का संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखिए ये है क्या, अपन जानते हैं कि कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बाह्य बल आघूर्ण के क्या होती है, तुल्य होती है। तो देखिए ये अपन प्रूफ कर चुके हैं, समझ निकाल चुके हैं। चूंकि कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर, चूंकि कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बाह्य बल आघूर्ण, आरोपित बाह्य बल आघूर्ण के तुल्य होती है। अर्थात डीजे वेक्टर अपॉन में dt इज इक्वल टू टो वेक्टर। इसको आप कह सकते हैं एक्सटर्नल। अगर बाह्य बल आघूर्ण शून्य हो, यानी इस तरह से दिया गया हो, यदि टो वेक्टर एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0 हो तो गौर कीजिएगा। अगर ये 0 है तो देखें डीजे वेक्टर अपॉन में dt इज इक्वल टू 0 या डीजे वेक्टर इज इक्वल टू 0
या आप कह सकते हैं जे वेक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट या स्थिरांक या अचर राशि। यानी रिजल्ट ये आ गया कि बाह्य बल आघूर्ण की अनुपस्थिति में कोणीय संवेग का मान क्या रहता है, नियत रहता है। यही कहलाता है कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। अर्थात बाह्य बल आघूर्ण की अनुपस्थिति में कोणीय संवेग का मान नियत रहता है। यही कोणीय संवेग संरक्षण का क्या है, सिद्धांत है। अगर अपन किसी निकाय के लिए बात करें तो अपन कह सकते हैं, देखो किसी निकाय के लिए क्या कह सकते हैं, J1 वेक्टर J2 वेक्टर डैश डैश प्लस Jn वेक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट या स्थिरांक, या यो कह सकता हूं मैं इसे सिग्मा लिख दूं। सिग्मा यानी कि समेशन I इज इक्वल टू 1 अप टू n J ऑफ I इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसको पूरे को शॉर्ट में अपन यूं भी लिख सकते हैं। यही क्या है, कोणीय संवेग संरक्षण का क्या बन गया, मेरे पास सिद्धांत बन गया। अब ध्यान रखना, जे वेक्टर नियत रहने के लिए यह आवश्यक है कि जे एक्स वेक्टर, जे वाई वेक्टर और जे जेड वेक्टर भी क्या हो, नियत हो, अर्थात संरक्षित हो। यानी कि तीनों जो एक्स वाई जेड घटक हैं वो भी क्या होनी चाहिए, नियत होने चाहिए। एक बार आप इसे नोट करें, फिर आगे के पॉइंट को अपन लिखते हैं। तो ध्यान रखना, सिग्मा I इज इक्वल टू 1 अप टू n J ऑफ I इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि नियत है, अचर है, स्थिरांक है। तो देखिए यहाँ ये पॉइंट भी अपन नोट करके लिख लें कि जे वेक्टर नियत रहने के लिए, जे वेक्टर नियत रहने के लिए, जे वेक्टर नियत रहने के लिए यह आवश्यक है कि, रहने के लिए यह आवश्यक है कि जे एक्स, जे वाई व जे जेड भी नियत हो, भी नियत अर्थात संरक्षित हो। ये लो, तो देखिए अपन ने इस लेक्चर के अंदर जो चीजें जानी, एक तो अपन ने कोणीय संवेग के केस समझे, कोणीय संवेग के अपन ने कार्तीय के घटकों के रूप में भी उसे ज्ञात किया। फिर अपन ने कोणीय संवेग और बल आघूर्ण के मध्य जो संबंध था वो अपन ने ज्ञात किया। फिर कणों के निकाय के लिए बल आघूर्ण और कोणीय संवेग देखा, और फिर साथ के साथ अपन ने इसमें पढ़ लिया है कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। अब अपन इस पर जो आधारित जो टॉपिक अपन ने पढ़े हैं, कोणीय संवेग पढ़ा है, बल आघूर्ण भी साथ साथ पढ़ा है, कोणीय संवेग बल आघूर्ण में संबंध भी पढ़ा है, कोणीय संवेग संरक्षण भी पढ़ा है। इन पर आधारित जो आंकिक उदाहरण अपनी NCERT की जो बुक के अंदर दे रखे हैं, उन आंकिक उदाहरणों को अपन अब हल करते हैं। तो देखिए वो क्वेश्चन क्या क्या है, उनको अब अपन जो है डिस्कस करते हैं, ताकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी
और थ्योरेटिकल क्वेश्चन सारे ही क्वेश्चन अपन देखेंगे इसमें, और उन सभी क्वेश्चंस को अपन क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं।